वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है सहायक उर्दू अनुवादक की अगली क्लास में। आज है डे नंबर 4। आपको मालूम है कि मेरी जो भी क्लासेस हैं, अच्छा जो नए हैं वो मेरी रोड मैप की वीडियो एक बार जाकर जरूर देख लेंगे। और आपको मालूम है कि ये सभी क्लासेस 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, जिसमें पहले हिस्से में मैं पढ़ाता हूँ इस्तिलाहात, दूसरे में तर्जुमा, तीसरे में उर्दू कवायद और चौथे हिस्से में हम लोग आम मालूमात पढ़ते हैं। अभी मैं आपको पार्ट 1 कराऊंगा, वोकैबुलरी, जिसको आप शब्दावली कहें हिंदी में, उर्दू में इस्तिलाहात कहें। चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं। आज जो क्लास नंबर 4 है, इसमें हमारा टारगेट है कि हम 150 वर्ड्स सीखेंगे। 50 इंग्लिश के, 50 हिंदी के, 50 उर्दू के। इंग्लिश के वर्ड्स की बात है जहां तक, तो भले आपको लग रहा हो कि वो अभी मेरे लिए मुफीद नहीं है, कारआमद नहीं है, तो इसको आप एडिशनल रीडिंग के तौर पर रख लें। इम्तहान में वैसे आपका जो है ना वो उर्दू और हिंदी इसी से साबका पड़ेगा, लेकिन पीटी की हद तक। जहां तक मेंस की बात है तो वहां भी आपका साबका अंग्रेजी से पढ़ना है, तो फिलहाल उसको एडिशनल रीडिंग में रखें, लेकिन मेंस में काम आएगा। इस बात को लेकर आप एश्योर्ड रहें। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। आपके सामने आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं संबंध सूचक, जिसको उर्दू में हम हरफे जर कहते हैं और इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं। तो ये जो संबंध सूचक है, या ये जो हरफे जर है, या ये जो प्रेपोजिशन है, आसान वाला अभी पढ़ेंगे हम, इजी वाला। इसके बाद फिर एक सेशन आएगा, क्योंकि ये जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनको आप अज्जाए कलाम कहते हैं, या हिंदी में जिसको आप भाषा के अंग कहते हैं, इसकी सारी टाइप्स मैं करा चुका हूं। मतलब वर्ड्स इसमें करा चुका हूं मैं, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो और एडजेक्टिव हो, और अब प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये आसान वाला था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको ये जो अज्जाए कलाम है उससे वाकफियत करा दी जाए आपकी। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लैंग्वेज के कवायद के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और सेशन होगा, मतलब इसके बाद 4 क्लास के बाद हो सकता है 5वीं क्लास में आपको फिर से नाउन कराया जाए, बट वो डिफिकल्ट वाला नाउन होगा। पहले आपने इजी नाउन पढ़ा है, फिर डिफिकल्ट प्रोनाउन, उसके बाद फिर डिफिकल्ट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो करने वाले आज की क्लास में, पहले आप ये जानिए कि ये संबंध सूचक होता क्या है, या ये हरफ जर क्या है, या प्रेपोजिशन क्या है। देखो, किसी जुमले में जो इस्म और ज़मीर है, उसका ताल्लुक उस जुमले के किसी दूसरे अल्फाज से बताया जाए। ठीक है, ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which shows the relation of a noun or a pronoun to another word in a sentence. ठीक है, जहां तक इसकी बात है, संयोजक की बात है, जिसको आप हरफ आत्फ कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो ये जो कंजक्शन है, ये जोड़ता है, इट कनेक्ट्स। किन चीजों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दो लफ्जों को जोड़ता है। इट कनेक्ट्स वर्ड्स। ये जोड़ता है फिक्रों को, मीन्स वाक्यांशों को, मीन्स फ्रेजेस को। ये जोड़ता है क्लॉज को, यानी शिक्कों को, मतलब वो अल्फाज जो लफ्जों, फिक्रों और शिक्कों को जोड़ता है। और जहां तक इसकी बात है विस्मयादी बोधक की, इंटरजेक्शन की, तो यहां पर एक लफ्ज है यकायक। ये याद रखेंगे, मीन्स सडनली, अब्रप्टली, अचानक। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे हालात आते हैं कि यकायक आपकी जबान से कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो निकल जाते हैं, चाहे वो आपके ख्यालात, आपके जज्बात के इजहार के तौर पे। जैसे बहुत ज्यादा खुश हो तो बंदा क्या बोलता है? हुर्रा, या ब्रावो, शाबाश। ये जो चीजें हैं, कांटा चुभा, उफ। या आप बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था इस बॉल पे छक्का जाना था, मिस हो गया, शिट। ये जो अल्फाज है ना, ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो अच्छा हाँ, इसका मैंने एक चार्ट भी बना रखा है आपके लिए, बड़ा खूबसूरत सा।
कि अगर आपको जानना है कि ये प्रेपोजिशन क्या है या हर्फ जर क्या है, तो तारीफ, वो लफ्ज जो किसी इस्म या ज़मीर का ताल्लुक जुमले के दूसरे अल्फाज से जाहिर करता है, जैसे पर, साथ, बगैर, दरमियान, पीछे, ऑन, विद, विदाउट, बिटवीन, बिहाइंड। बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनवाता हूं मैं आपके लिए। एक एक क्लास के लिए मुझे कई दिन मेहनत करना पड़ता है, अपनी टीम से करवाना पड़ता है कि मुझे ऐसे चाहिए डिजाइन, ये प्रेजेंटेशन चाहिए। कंजक्शन, जिसको हर्फ आत्फ कहते हैं, जो लफ्जों, फिक्रों और शिक्कों को जोड़ता है। अब आप कहेंगे अच्छा, इसको इंग्लिश में आप इस तरह से समझिए कि लफ्ज ये वर्ड्स हो गया, फिक्रे की बात है जहां तक तो ये फ्रेजेस हो गए, और शिक्कों की जहां तक बात है तो ये क्लॉज हो गया। ठीक है, आप लोगों ने मुरक्कब ताम और तौसीफी पढ़ा होगा, है ना? तो ये जो है ना वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज, इसको आप, अच्छा ये शिक का मतलब क्या होता है? एक शगाफ, एक टुकड़ा। जैसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जब मक्का के काफिरों ने जब कहा था कि कोई मौजज़ा दिखाइए, मौजज़ा किसको कहते हैं? वो खिलाफे कानून कुदरत बात जो अल्लाह अपने नबियों को आता करता है, मौजज़ा कहलाता है। तब ये शक्कुल कमर का मौजज़ा हुआ था, मतलब चांद को दो टुकड़े कर देना। वो आप लोगों ने जिसको हिंदुस्तान से भी लाइव देखा था एक बादशाह ने, किंग चेरामन नाम था उस बंदे का, जिसके नाम पे हिंदुस्तान की पहली मस्जिद केरला में चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से मौजूद है। और तब फिर ये वहां गया, ये जो भी ताजिर आया करते थे बाहर से, ये उनसे उन चीज़ों के बारे में उसके बारे में डिस्कस करता था कि भाई चांद को मैंने दो टुकड़े होते देखा है। तो अरब से ही एक कुछ ताजिर आए थे, उनसे जब इसने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा हमारे यहाँ हुआ है अरब में। तब फिर ये किंग चेरामन अपने पूरे मतलब किंगडम को छोड़ के वहाँ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने मुलाकात बिलमुशाबा हुई, बातचीत किया, ईमान लाया बंदे ने। फिर जब लौटा तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो अल्लाह के रसूल ने मलिक बिन दीनार को चेरामन के साथ भेजा था। तब वो चेरामन के साथ मलिक बिन दीनार आया और उन्होंने हिंदुस्तान में पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से तामीर कराई 629 एडी में, 629 ईस्वी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 632 ईस्वी में हुई, यानी उनकी ज़िंदगी में ही हिंदुस्तान में पहली मस्जिद बन चुकी थी। वैसे तो मस्जिद कुबा है पहली मस्जिद, लेकिन पहली जो मस्जिद हिंदुस्तान में है चेरामन जुमा मस्जिद है। ठीक है, तो शक्कुल कमर अगर आपने पढ़ा होगा, फिर एक और मौजज़ा है रद्दुश शम्स, बैरकफ, तो ये दूसरी बहस हो जाएगी। मैंने कहा वर्ड्स है ना कि जैसे मैंने कहा कि वो खुश है, ठीक है, वो मेहनती है। तो यहां पर जो खूबियां हैं किसी के खुश होने की, किसी के मेहनती होने की, तो ये दोनों खूबियां सेम है, यहाँ पे आइडियाज सिमिलर है। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। ही इज हैप्पी, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हैप्पी एंड इंटेलिजेंट, तो यहां पर हमें और लगाना पड़ेगा। और जब दो मुखालिफ आइडियाज हो, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा हो आइडिया, जैसे वो अमीर है वो उदास है, अब यहां पर कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। ही इज रिच बट सैड, तो जो बट है ना ये कंजक्शन है। और, लेकिन, या, क्योंकि, हालांकि, एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, ये जो चीजें हैं ये हर्फ आत्फ कहलाती हैं। और ये है अच्छा इंटरजेक्शन, इसके तलफ़ुज़ में आप गलती नहीं करेंगे, फिजाइया नहीं, इट्स फुजाइया। ठीक है, ये जो फुजाइया है या निदाइया भी कहते हैं, निदा पुकार के लिए, इंटरजेक्शन, वो अल्फाज जो क्या बोलते हैं यकायक आपके दिल में उठने वाले जो एहसासात, ख्यालात और जज्बात होते हैं उसके इजहार के लिए अल्फाज का इस्तेमाल होता है। अलास, आउच, उफ, शीट, बुलशीट, ये जो ब्रावो, वेल डन, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये इंग्लिश के हैं, ये सब ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। उर्दू में वाह, अफसोस, छी, शाबाश। जहां तक वर्ड्स की बात है, अल्फाज की बात है, तो मैं आपको ऐसे दसियों वर्ड्स दे सकता हूं एक टॉपिक में। हिंदी में अगर बात करें तो में, पर, नीचे, ऊपर, ये मैं अभी प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूं, संबंध सूचक की बात कर रहा हूं, हर्फ जर की बात कर रहा हूं। में, पर, नीचे, ऊपर, पास, साथ, बिना, बीच, सामने, पीछे। मुझे लगता है इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका आप उर्दू नहीं बना सकते, सेम होता है। में, पर, नीचे, नीचे, ऊपर, ऊपर, पास, पास, साथ, साथ, बिना, बगैर, बीच, दरमियान, सामने, सामने, पीछे, पीछे।
इंग्लिश की जहां तक बात है, मे, इन, पर, ऑन, नीचे अंडर, और भी बहुत सारा वर्ड होता है ना, अंडर, बिलो, है ना, डाउन, बीनीथ, अंडरनीथ। अब एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बट ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, वो बल्कि पांचों, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबिक एंड पर्सियन, और मैथिली थोड़ी थोड़ी जानता हूं कि इस रीजन से बिलोंग करता हूं, 7वीं लैंग्वेज सीख रहा हूं। चलो, तो ये जो है ना, इन, ऑन, अंडर, ओवर, अबव, नियर, विद, विदाउट, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये जो चीजें हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये आप बस देख लें एक बार, मेंस में जरूरत पड़ेगी इसकी। जहां तक इसकी बात है, क्या बोलते हैं, कोई बहुत ये रॉकेट साइंस है नहीं, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है नहीं जो आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सारे वर्ड्स आप पहले से जानते हैं। कंजक्शन की जहां तक बात है, ये तो लगभग सेम होता है, और, लेकिन, लेकिन, या, क्योंकि, क्योंकि, अगर आप चाहें तो लेकिन को यदि कर सकते हैं, जब, अगर, हालांकि, हालांकि, इसलिए, ताके, ताके, जबके, जबके। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो एन, बट, और, बिकॉज, वेन, इफ, अल्दू, सो, देयरफॉर, सो दैट, वाइल, वेयर एज, ये आप याद कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, विस्मयादि बोधक, ये कहते हैं हम इंटरजेक्शन को, ये कहते हैं हम हरफ निदा को, या निदाइया को, या फुजाइया को। हाँ, ये जो है हिंदी उर्दू में लगभग सेम ही है, ये भी। इंग्लिश की बात है जहां तक तो थोड़ा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अरे अरे, वाह वाह, उफ उफ, आ, हाय हाय, ओ, शाबाश शाबाश, ठहरो ठहरो, छी छी, चुप चुप। इंग्लिश, हे, वाव, उफ, उप्स, अलास, ओ नो, ओ, ब्रावो, होल्ड ऑन, यक, फाई, हश। आगे चलो, चूंकि चूंकि मैं हर क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स देता हूं, इस्तेलाहात देता हूं, और जो वर्ड्स मैं देता हूं उसी की प्रैक्टिस करवाता हूं, लेकिन मेरे साथ मजबूरी ये है यहां पर कि मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता आपको, कि मैं हिंदी में दूं और आपसे पूछूं कि इसकी उर्दू क्या होगी, तो वो भी और ही है। तो यहां तो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको है नहीं, कोई वर्ड्स ऐसे नहीं है जो निस्बतन डिफिकल्ट हो पिछली क्लासेस से। तो मैं क्या करता हूं कि जिन क्लासेस में मेरे पास वर्ड्स नहीं होते प्रैक्टिस करवाने के लिए, चूंकि हर क्लास में मैंने मैंडेटरी कर रखा है कि हाँ भाई प्रैक्टिस करवानी है हर क्लास में, तो मैं उसमें मिसलेनियस कुछ अलग अलग वर्ड्स ले आता हूं, जिसको आप हिंदी में विविध कहते हैं और उर्दू में मुतफर्रिकात कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे 20 वर्ड्स मैं लाया हूं यहां पर, 30 आपने उधर सीखा और 20 यहां पर है, टोटल 50 वर्ड्स। बताओ, टारगेट था ना 150 वर्ड का, तो 50 हिंदी, 50 उर्दू, 50 इंग्लिश हो गया ना। तो ये जो लास्ट के अभी 20 वर्ड्स आने वाले हैं, 30 to 50, 30 से लेकर 50 तक के जो वर्ड्स हैं, वो आपको मैं ऐसा करूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, पहले हिंदी आ रहा है फिर उर्दू आ रहा है, और यहां क्या है, पहले उर्दू आ रहा है फिर हिंदी आ रहा है, यानी अभी जो आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, मैं उसमें आपसे हिंदी आपको दूंगा मैं, और आपसे उसकी उर्दू पूछूंगा। फिर 41 से 50 तक जो होगा उसमें मैं आपको उर्दू दूंगा और आपसे हिंदी पूछूंगा। चलिए देखते हैं। असंभव को हम नामुमकिन कहते हैं, ठीक है। विरुद्ध को खिलाफ कहते हैं, अस्तित्व को वजूद कहते हैं, विश्वसनीय को काबिले एतमाद कहते हैं, या विश्वास पात्र भी कह सकते हैं, काबिले यकीन भी कह सकते हैं। चयन, चुनाव, दोनों के लिए इंतखाब होता है। चयन करना, सिलेक्शन करना, इंतखाब वो इलेक्शन हो गया। प्रशंसा को तारीफ कहते हैं, मतभेद को इख्तलाफ कहते हैं, असहमति को अगर इंग्लिश की बात की जाए तो डिसएग्रीमेंट कहते हैं, और इख्तलाफ राय को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहेंगे। यहां पर निराश को डिसअपॉइंटेड कहेंगे, आशाहीन को होपलेस कहेंगे, वैसे इसको नाउमीद कहते हैं उर्दू में। आलोचक को तनकीद निगार कहते हैं, जो हक बजानिब होता है, वो बायस्ड नहीं होता है। तनकीद निगार उसको कहते हैं जो तनकीद करता है। जैसे मैंने एक किताब लिखा और उस पर आपने अगर आल अहमद सुरूर का नाम सुना होगा, इज अ क्रिटिक इन इंग्लिश। तो क्रिटिक का काम होता है कि उसका इंक्लाइनेशन नहीं होता है, कहीं झुकाव नहीं होता है, बल्कि वो हक बजानिब होकर जो जो सही वाली साइड है वो उसको चुनता है,
उसके बारे में तबसरा करता है वो बिल्कुल उस तरह अल्लामा जमील मजहरी के लफ्ज़ों में, न स्याही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। तो ये जो है आगे बढ़ी। उत्तम कहते हैं उम्दा को। इंग्लिश मैंने सबका बता दिया। असंभव इम्पॉसिबल, विरुद्ध अगेंस्ट, अस्तित्व एग्जिस्टेंस, विश्वसनीय रिलायबल या क्रेडिबल भी कहते हैं। चयन चुनाव, सिलेक्शन इलेक्शन, प्रशंसा प्रेज, मतभेद मतभेद को डिसएग्रीमेंट कहेंगे। असहमति ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। निराश डिसअपॉइंटेड, आशाहीन, होपलेस, आलोचक, क्रिटिक, उत्तम एक्सलेंट। आगे बढ़िए। हमदर्दी करुणा, तहम्मुल संयम, तामीर निर्माण, जरिया माध्यम स्रोत, ख्वाहिश इच्छा, अजीम महान, बुनियाद आधार, एतमाद विश्वास, जुल्म अत्याचार, तालीम शिक्षा। इंग्लिश हमदर्दी सिंपथी, तहम्मुल इंड्योरेंस, तामीर कंस्ट्रक्शन, जरिया मीन्स सोर्स, ख्वाहिश डिजायर विश, अजीम ग्रेट, बुनियाद फाउंडेशन, एतमाद ट्रस्ट, जुल्म जुल्म कहते हैं क्रूअल्टी को, ऑपरेशन को, तालीम कहते हैं एजुकेशन को। ये कंप्लीट हो गया। अब आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका टेस्ट सीरीज मिले, इसका पीडीएफ मिले, इसके लेक्चर्स आपको मिले, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फकत 99 फीस रखा है मैंने इसका। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। यह एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात की जानिब आते हैं। हिंदी दूंगा मैं, आपसे इंग्लिश, आपसे उर्दू पूछूंगा। असंभव को क्या कहेंगे? आपके सामने ऑप्शंस हैं। असंभव नामुमकिन। आगे चलिए। विरुद्ध खिलाफ। नेक्स्ट। अस्तित्व एग्जिस्टेंस, वजूद किसी का। आगे चलिए। विश्वसनीय, जिस पर यकीन किया जा सके, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा, काबिल यकीन। चयन चुनाव, इंतखाब, सिलेक्शन इलेक्शन। प्रशंसा कहते हैं तारीफ को। ठीक है, आगे चलिए। मतभेद इख्तलाफ को। असहमति इख्तलाफ राय चलेगा। निराश ये कहते हैं हम नाउमीद को। आगे चलिए। आलोचक तनकीद निगार को। उत्तम कहते हैं उम्दा को। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात की जानिब आते हैं। हमदर्दी, हमदर्दी को हम कहेंगे करुणा, करुणा हमदर्दी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है तहम्मुल, कहते हैं ना तहम्मुल से काम लो, पेशेंस से, सब्र से, संयम से। आगे नेक्स्ट है तामीर, बोले तो कंस्ट्रक्शन निर्माण। जरिया कहते हैं माध्यम को, स्रोत को। ख्वाहिश कहते हैं इच्छा को। आगे बढ़िए। अजीम कहते हैं हम महान को। नेक्स्ट है बुनियाद, फाउंडेशन, आधार। मकान बनाते वहां भी उसकी नींव होती है, दैट्स ऑल्सो फाउंडेशन, आधार। आपको अंग्रेजी सीखनी है तो पूछते हैं ना भाई इसका फाउंडेशन क्या है, तो वोकैबुलरी आप कमांड करिए। लेकिन अब ये पुराना सिस्टम था कि वोकैबुलरी कमांड करिए। उसके चक्कर में हमने भी बचपन में वो वालिद साहब ने एक डिक्शनरी ला के दिया था। अब क्या करते थे कि एक डायरी में ए से लेकर जितने वर्ड्स हैं वो सारे हमने लिख लिए और फिर उसको याद करना शुरू किया। ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम था बचपन में जो जहन में था। लेकिन अभी सही तरीका क्या है कि आप थोड़ा वर्ड सीखिए, थोड़ा सा ग्रामर आप सीखिए और पूरी प्रैक्टिस करिए। थोड़ा वर्ड, थोड़ा ग्रामर, पूरी प्रैक्टिस, यही फंडा है। एतमाद है। हम लोग क्या करते थे बचपन में कि वो नेस्फील्ड की ग्रामर आती थी उस जमाने में। ये उसके बाद फिर वो केपी ठाकुर, हाँ वो भी बहुत पॉपुलर था बंदा उस जमाने में। तो इन लोगों की ग्रामर और ट्रांसलेशन को पूरा रट जाते थे, शुरू से लास्ट तक बनाते थे, पर अंग्रेजी कुछ बोलना बोलना आता नहीं था। गांव में यही ट्रेडिशन था पढ़ाने का। एतमाद कहते हैं विश्वास को, यकीन को। आगे चलिए। जुल्म कहते हैं हम अत्याचार को। नेक्स्ट तालीम, सब जानते हैं, शिक्षा को कहते हैं।
आपका पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे हिस्से की जानिब आते हैं। ये ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है। आपको बता दूं मैं कि तर्जुमा में आपको अब तक मालूम हो चुका होगा, जो मेरा पढ़ाने का अंदाज है, कि मैं हर क्लास में कोई 2 टॉपिक चुनता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जितना ज़्यादा कमांड कर सकें हिंदी पे, जितना ज़्यादा आप उर्दू पर कमांड कर सकें, उतना बेहतर है। रोज़ाना अखबार का मुताला ज़रूर करें, अब चाहे वो उर्दू का अखबार हो या हिंदी का कोई समाचार पत्र हो, आप उसको ज़रूर पढ़ें। या कोई ऐसा वेब पोर्टल है तो आप उसको ऐप अगर कोई है तो उसको डाउनलोड कर लें आप। जैसे एक ऐप है इन शॉर्ट, इसका फाउंडर कोई मुस्लिम यंगस्टर लड़का है बिहार से। तो इन शॉर्ट है, मैं मुझे जब कोई खबर पढ़नी होती है तो मैं इन शॉर्ट पे ही पढ़ता हूँ। ये इंग्लिश में 60 वर्ड्स में ये न्यूज़ दे देता है। तो दिन भर में 8-10 मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। तो जो मुझे लगता है कि मुझे ये खबर पढ़नी चाहिए, जिसमें मेरी दिलचस्पी होती है, मैं वो खबर पढ़ता हूँ। मुश्किल से 10 सेकंड लगता है और उस खबर से वाकफियत हो जाती है। और अल्फाज का ज़ख़ीरा भी आपके पास हो जाएगा। चलिए, मेरी तो वाकफियत है, तो जो वर्ड्स आएंगे वो मैं जान रहा हूँ। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको सीखना है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं। इसका हो सकता है अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो हिंदी भी हो मे बी इसमें, या ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, आप ट्राई करें उसको। अनुशासन और मखलूत तालीम, मैंने आज की क्लास के लिए 2 टॉपिक चुना है। अनुशासन को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है और मखलूत तालीम को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जो हिंदी में दिया है उसको उर्दू में, जो उर्दू में दिया है उसको हिंदी में। चलिए, तो अभी हम हिंदी से उर्दू तर्जुमे की तरफ आते हैं। मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले इस पर मैं एक आपको एक पूरा एस्से है अनुशासन पर। ये एस्से आपके सामने है, आप इस हिस्से को पढ़िए और उसके बाद इसी अनुशासन वाले टॉपिक पे 15 सेंटेंसेस आपको उर्दू में ट्रांसलेट करने। तो ये काम हम बाद में करेंगे। अनुशासन का तात्पर्य है एक निश्चित व्यवस्था में रहना। इसका काम आप तब करेंगे जब आप पहले इस पूरे एस्से को ट्रांसलेट कर लें। मैं एस्से ट्रांसलेट करने को देता हूं, और उससे पहले जो भी अल्फाज आने वाले हैं उसमें जो थोड़े साब डिफिकल्ट मुश्किल लग सकते हैं आपको, मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूं। अनुशासन को, अच्छा इसको पहले मैं यहां पे क्लियर करा देता हूं। ओके, यहां पर ये जो अनुशासन है ना, इसके लिए हम उर्दू में इस्तेमाल करेंगे नज्म ज़ब्त। ठीक है, अब सटीक कोई वर्ड होता नहीं है, मतलब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसकी असल खूबसूरती उसी जबान में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तलाक के लिए आप, इंग्लिश में तो डिवोर्स होता है, लेकिन हिंदी में अगर ढूंढेंगे तो काम चलाना पड़ेगा संबंध विच्छेद, बट सटीक नहीं है, दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट। वुजू के लिए आप इंग्लिश में वर्ड तलाशेंगे नहीं, आप अपने वर्ड को प्रोपैगेट करिए। अब अब्ल्यूशन जो इस्तेमाल होता है वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, तो अब उसको आप इसमें अब्ल्यूशन, हाँ ठीक है, होली बात के तौर पे, होली वॉश के तौर पे उसको हम लेते हैं, बट सटीक होगा जो खूबसूरती वुजू में है वो उसमें नहीं है। ठीक है, अब नमाज में, सौलात में जो खूबसूरती है बोलने में, क्या वो प्रेयर में है? प्रेयर के तो कई सारे फॉर्म्स हैं, कई सारे रिलीजन्स हैं वहां पे। तो अनुशासन है। अब जैसे देखिए, एक लफ्ज है विमेन एम्पावरमेंट। जिन दिनों 12-13 की बात है जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे जो उर्दू के गाइड थे, चूंकि मैंने जो मेन पेपर है उसमें तैयारी करने का सोचा वो उर्दू था, तो एक लफ्ज आया वहां पे विमेन एम्पावरमेंट। उर्दू क्या होगा भाई, इसके लिए कोई सटीक वर्ड नहीं। औरतों को बाइख्तियार बनाना, दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। तो नज्म ज़ब्त, मखलूत तालीम की बात जहां तक है, अगर हमें इसकी हिंदी जाननी है तो इसकी हिंदी होगी सह शिक्षा, को एजुकेशन। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में को एजुकेशन होता है, और अगर इसकी बात करें तो ये तो आप जान रहे हैं, डिसिप्लिन है। अब मैंने तीनों जबान में लिख दिया यहां पर। आई थिंक के कोई कंफ्यूजन अगर रहा भी होगा तो आपका वो क्लियर हो गया होगा। अनुशासन, अनुशासन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो डिफिकल्ट वर्ड है वो मैं आपको बता दूं। अनुशासन के लिए मैंने बता दिया कि क्या होगा,
नज्म ज़ब्त। क्या होगा? नज्म ज़ब्त का तात्पर्य है, ठीक है, तात्पर्य का मतलब है मतलब। उर्दू जो जो डिफिकल्ट वर्ड है, निश्चित कहते हैं हम खास को, व्यवस्था कहते हैं हम निजाम को, नियम कहते हैं कानून को, अंतर्गत कहते हैं हम तहत को। अनुशासन का तात्पर्य है एक निश्चित व्यवस्था अथवा नियम के अंतर्गत जीवन यापन करना। जीवन यापन कहते हैं जिंदगी गुजारना, ठीक है। यह जीवन को सुव्यवस्थित और संपूर्ण बनाता है। सुव्यवस्थित कहते हैं मुनज्जम को, किसको? मुनज्जम को। और संपूर्ण कहते हैं मुकम्मल को। अनुशासनहीनता ये कहते हैं बदनज़मी को, बदनज़मी को, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं बदनज़मी, या आप इस्तेमाल करते हैं बेज़ाब्तगी भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, या आप इसके लिए बेज़ाब्तगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाधक है, बाधक कहते हैं मान्या को, मान्या यानी रुकावट। आगे चलिए, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास, है ना। व्यक्तिगत कहते हैं जाति तरक्की, बल्कि सामाजिक, सामाजिक आप जानते हैं माशरती, और राष्ट्रीय तरक्की इसको हम कहेंगे कौमी तरक्की, राष्ट्रीय प्रगति। इसको मैं अभी ट्रांसलेट नहीं करवाऊंगा आपको, जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं ट्रांसलेट करवाऊंगा। पहले जो अल्फाज यहां पर हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूं। जीवन के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ लाइफ, क्षेत्रों के लिए यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम शोभा। अनुशासन आप जान चुके हैं, नज्म ज़ब्त को प्राथमिकता दी जाती है, इट मींस प्रायोरिटी दी जाती है, अव्वलियत दी गई है। विद्यार्थियों में यानी तलबा में संयम यानी तहम्मुल, तहम्मुल, और आत्म नियंत्रण, आत्म नियंत्रण कहते हैं ज़ब्त नफ्स को। जैसे गुणों का संचार करना, इट मीन्स के उसको फरोग देना, यहां पर एक तरह फरोग देना अनुशासन से ही संभव है, यानी मुमकिन है। एक अनुशासित व्यक्ति यानी नज्म ज़ब्त का पाबंद इंसान, नज्म ज़ब्त का पाबंद, ज़ब्त का पाबंद, पाबंद समय का सदुपयोग करता है। सदुपयोग कहते हैं किसी भी चीज को यूटिलाइज करना, यानी उसका मुस्बत इस्तेमाल करना, यानी उसका सही इस्तेमाल करना। तो यहां पर हो जाएगा सही इस्तेमाल, यानी मुस्बत इस्तेमाल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक यार, चलो समझो ये इस्तेमाल है। और अपने उद्देश्य में, और अपने उद्देश्य में सफल होता है। उद्देश्य कहते हैं मकसद को, सफल कहते हैं हम कामयाब को। तो जितने भी वर्ड्स हो सकते थे डिफिकल्ट, मैंने उसको यहाँ पर आपको उसका जो उर्दू इस्तिलाह है उसकी मैंने बता दिया है। अनुशासन के दो प्रकार हैं, यानी इसकी दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। आंतरिक अनुशासन, आंतरिक का मतलब है इंटरनल यानी अंदरूनी, और बाहम यानी बाहरी, जिसको बैरूनी कहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कहते हैं इंग्लिश में। किसी सभा में, सभा कहते हैं मजलिस को, जलसा को, अंजुमन को, शांत रहना। पंक्ति में, पंक्ति कहते हैं क्यू को, कतार को, इंग्लिश में क्यू यू ई यू ई। क्रम कहते हैं तरतीब को, क्रम कहते हैं तरतीब को। अच्छा, अगर कभी इंग्लिश निकल जाए तो उतना टॉलरेंस होनी चाहिए, इतनी रवादारी होनी चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। मेरी जो क्या बोलते हैं दर्स व तदरीस से जब मैं जुड़ा, इट वाज 2009, 2009 से, तब से मैंने इंग्लिश ही पढ़ा है। तो इसलिए ज़बान पे रहता है, उतना सा बर्दाश्त कर लेना है।
तथा चूंकि जब कोई वर्ड आएगा चाहे हिंदी का है या उर्दू का है तो पहले जो वर्ड मेरे जहन में आता है वो उसकी इंग्लिश आती है। मैंने अरबी भी सीखा है तो वो इंग्लिश के वजन पे सीखा है। मैंने उर्दू से नहीं सीखा या हिंदी से नहीं सीखा, मैंने उसको इंग्लिश से सीखा है। ये आप लोगों ने दक्तूर अब्दुल रहमान सॉरी डॉक्टर वी अब्दुल रहीम का नाम सुना होगा। मैंने इस बुक से अरबी सीखा है, मदीना अरबिक रीडर। ये डॉक्टर वी अब्दुल रहीम की लिखी हुई है। वी अब्दुल रहीम 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मैंने ये पांचों पढ़ा है। बेसिक वो मिनहाजुल अरबिया से पढ़ा था, उसके 5 हिस्से थे। कोई मैंने मदरसे में नहीं पढ़ा, ये खुद से मैंने सीखा है उसको। और वो क्या बोलते हैं, क़ससुन नबीन बड़ी अच्छी बुक है उनकी, अली मियां नदवी की, तो वो सीखा है। चलो, तथा संबंधित संस्थान, संबंधित का मतलब है जो उससे जुड़ा हुआ, मुताल्लिका, है ना, मुताल्लिका। संस्थान कहते हैं इदारा को। और देश के नियमों का, कानून का पालन करना। पालन करना मतलब उस पर अमल करना। वाम अनुशासन के रूप हैं, है ना, उसकी शक्लें हैं, रूप शक्ल को कहते हैं। चलो, आंतरिक अनुशासन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को, अपने हवास को और मन को, मन यानी दिमाग को नियंत्रण में यानी काबू में रखना। चलो, वर्तमान, वर्तमान का मतलब होता है मौजूदा, 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 मौजूदा। ठीक है। भौतिकवादी कहते हैं मादा परस्ती। ठीक है। युग में, दौर में अनुशासन की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता कहते हैं किसी भी चीज का रेलेवेंट होना, यानी मुताबिकत या मुनासिबत, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ज्यादा बढ़ जाती है यदि समाज को हम नैतिक पतन, नैतिक पतन कहते हैं अखलाकी जवाल को। इसको अखलाकी जवाल, बुहरान भी कह सकते हैं। चलो, से बचाना चाहते हैं या अपने देश को एक विकसित देश, विकसित देश, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि विकसित देश और विकासशील देश, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं। विकसित देश जो तरक्की कर चुका है उसको हम कहते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क, और जो विकासशील है उसको हम कहते हैं तरक्की पजीर। ठीक है, ये इंग्लिश में डेवलप्ड और डेवलपिंग ये कहलाता है। तो ये जो विकसित है इसको हम कहेंगे तरक्की याफ्ता। क्या? तरक्की, तरक्की याफ्ता, तरक्की याफ्ता। आगे बढ़ते हैं। कोई विकसित देश की श्रेणी में, श्रेणी कहते हैं सफ में देखना चाहते हैं तो हमें अनुशासनहीनता को त्यागना होगा, उसको छोड़ना होगा, उसको खैर आबाद कहना होगा, क्योंकि अनुशासन ही देश की उन्नति की यानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। एक संपूर्ण, संपूर्ण किसको कहते हैं? मुकम्मल। सशक्त कहते हैं मजबूत। ठीक है, पावरफुल। और सभ्य यानी सिविलाइज्ड यानी मुहज्जब, मुहज्जब। माशरे की कल्पना, कल्पना कहते हैं तसव्वुर को। तसव्वुर अनुशासन के बिना गैर मुमकिन है, नामुमकिन है। ठीक है। चलो, अब आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अनुशासन का तात, अब यहां पर कितने वर्ड्स हैं पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 49 वर्ड्स मैंने सिखाया अभी आपको। उसके इंग्लिश एक और अगर मैं किसी का लिख दूं तो वो हो जाएगा, युग को दौर बोलते हैं। चलो, 50 वर्ड्स, 150 वर्ड वहां पर सीखा, 50 यहां पर सीख रहे, 50 हिंदी में भी 50 उर्दू में भी, तो 100 और जोड़ दो। अभी ये जो इतनी देर की क्लास हुई है मैंने 250 वर्ड सिखा दिया। आगे चलिए, और फिर इसकी वजाहत के दौरान, इसके एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत सारा वर्ड मैंने बोला होगा। आगे चलो, अनुशासन का तात्पर्य है यानी नज्म व जब्त का मतलब है एक खास निजाम या
कानून के तहत जिंदगी गुजारना। ये जिंदगी को मुनज़्ज़म और मुकम्मल बनाता है। बेज़ाब्तगी या बदनज़मी न सिर्फ ज़ाती तरक्की बल्कि माशरती और कौमी तरक्की में भी मान्य है। आगे चलिए। जिंदगी के सारे शोबे में नज़्म व ज़ब्त को अव्वलियत दी गई है, या सभी शोबे में नज़्म व ज़ब्त को अव्वलियत दी गई है। तलबा में तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स जैसी खूबियों का फरोग नज़्म व ज़ब्त से ही मुमकिन है। एक नज़्म व ज़ब्त का पाबंद इंसान वक्त का मुस्बत इस्तेमाल करता है और अपने मकसद में कामयाब होता है। नज़्म व ज़ब्त की दो किस्में हैं, अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त और बैरूनी नज़्म व ज़ब्त। किसी मजलिस में या किसी अंजुमन में, जलसे में खामोश रहना, कतार में तरतीब से चलना और मुताल्लिका इदारे और मुल्क के कवानीन का पर अमल करना बैरूनी नज़्म व ज़ब्त की शक्लें हैं। अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त का मतलब है अपने हवास और मन को काबू में रखना। आगे चलिए। या दिमाग को काबू में रखना। मौजूदा मादा परस्ती के दौर में नज़्म व ज़ब्त की मुसाबकत या उसकी मुनासबत या मुताबिकत और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर समाज को हम अखलाकी जवाल से बचाना चाहते हैं या अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क के सफ में देखना चाहते हैं तो हमें बदनज़मी को खैराबाद कहना होगा, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त ही मुल्क की तरक्की की पहली सीढ़ी है। एक मुकम्मल, मजबूत और मुहज़्ज़ब माशरे का तसव्वुर नज़्म व ज़ब्त के बिना गैर मुमकिन है, नामुमकिन है। ये कैसा लगा आप लोगों को बताना। मैंने जितने भी वर्ड्स चुने हैं ना, ये इससे मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाकर आपके लिए बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखूं, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ताकि आप बहुत सारे वर्ड सीख सकें। जैसे सिर्फ और सिर्फ 4 पैराग्राफ है इसमें, 1 2 3 4, और इस 4 पैराग्राफ को पढ़ाने के दौरान ही मैंने आपको 100 वर्ड सिखा दिए हिंदी और उर्दू। अगर मैं 10 पैराग्राफ में इसको बनवाता तो 500 वर्ड सिखा देता, बट ये 4 है ओनली। अब चलिए, अब हम ये तो फिर उसको सीख लेने के बाद ये तो ऐसा है जैसे ABCD। अनुशासन का तात्पर्य है एक निश्चित व्यवस्था में रहना, यानी नज़्म व ज़ब्त का मतलब है एक खास या किसी खास निजाम के तहत रहना। नज़्म व ज़ब्त का मतलब है आज़ाद जिंदगी गुजारना। नज़्म व ज़ब्त का मतलब है किसी खास निजाम के तहत रहना। आगे, नज़्म व ज़ब्त का मतलब है एक कायदे में रहना, ठीक है, नहीं, एक निश्चित व्यवस्था के लिए खास निजाम होगा, कायदा नहीं होगा। नज़्म व ज़ब्त का मतलब है एक खास जिंदगी नहीं, जो सटीक है वो ये है। आगे चलिए। अनुशासन जीवन को संपूर्ण बनाता है, नज़्म व ज़ब्त जिंदगी को अधूरा बनाता है, कमजोर बनाता है, मुकम्मल बनाता है, बेकार बनाता है। आगे चलिए। अनुशासनहीनता यानी बदनज़मी कौमी तरक्की में मान्य है, यानी रुकावट है। बदनज़मी कौमी तरक्की की राह में रुकावट है, सही है। बदनज़मी तरक्की को आसान बनाती है, बदनज़मी कौमी तरक्की की राह में आसानी पैदा करती है, बदनज़मी कौमी तरक्की में इनाम है। सही जवाब ये होगा, बदनज़मी कौमी तरक्की की राह में रुकावट है। विद्यार्थियों में आत्मनियंत्रण अनुशासन से आता है। विद्यार्थियों में आत्मनियंत्रण अनुशासन से आता है। ये जो विद्यार्थी हैं ये तलबा होगा, में आत्मनियंत्रण यानी ज़ब्त नफ्स, अनुशासन यानी नज़्म व ज़ब्त से आता है। तलबा में नज़्म व ज़ब्त, तलबा में ज़ब्त नफ्स नज़्म व ज़ब्त से आता है। तलबा में ज़ब्त नफ्स नज़्म व ज़ब्त से आता है। तलबा में ज़ब्त नफ्स खेल से आता है, गुस्से से आता है, दोस्ती से आता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक अनुशासित, अच्छा, कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो एक दूसरे से रिसेंबल कर रहे होंगे और ऐसे भी होंगे जो नहीं भी कर रहे होंगे, ठीक है। रिसेंबल का मतलब है एक जैसा दिखना,
यानी ज्यादा कंफ्यूजिंग होना। तो इम्तिहान में भी ऐसा ही होता है कि कुछ ऑप्शन ज्यादा कंफ्यूजिंग होते, कुछ कम कंफ्यूजिंग होते। एक अनुशासित व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, यानी एक जो मुनज़्ज़म इंसान है, या वो वक्त का सही इस्तेमाल करता है या मुस्बत इस्तेमाल करता है। एक मुनज़्ज़म इंसान वक्त का सही इस्तेमाल करता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है, यानी नज़्म ज़ब्त की दो किस्में हैं। नज़्म ज़ब्त दो किस्मों का होता है, कि एक किस्म होती है कि दो किस्में होती हैं, ये ज्यादा सटीक है। सभा में शांत रहना बाहम अनुशासन है, यानी मजलिस में खामोश रहना बैरूनी नज़्म ज़ब्त है। खामोश रहना बैरूनी नज़्म। चीखना, लड़ना, ये नहीं होगा मजलिस में। खामोश रहना अंदरूनी नहीं, बाहम है तो बाहम कहते हैं एक्सटर्नल को, बाहरी को। आंतरिक है, ये अंदरूनी होगा। अंदरूनी नज़्म ज़ब्त मन को नियंत्रित करता है, यानी उसको काबू में रखता है। ठीक है। अंदरूनी नज़्म ज़ब्त दिल को काबू में रखता है, जिस्म को काबू में रखता है। ये जो मन है ना, ये दिमाग का, जिस्म को, अकल को, दिल को, मन को, ठीक है, सॉरी, दिमाग को काबू में रखता है। आगे चलिए, नेक्स्ट। अनुशासन देश की उन्नति कहते तरक्की को पहली सीढ़ी है। नज़्म ज़ब्त मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं है। नज़्म ज़ब्त का मुल्क की तरक्की से कोई ताल्लुक़ नहीं। नज़्म ज़ब्त सिर्फ खेल के लिए है। नज़्म ज़ब्त मुल्क के तरक्की की पहली सीढ़ी है। अनुशासन के बिना समाज की कल्पना असंभव है। नज़्म ज़ब्त के बिना माशरे का तसव्वुर नामुमकिन है। माशरे का तसव्वुर मुकम्मल होता है, ज़िंदगी आसान है, तसव्वुर मुमकिन नहीं। ये भी चलेगा, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, गैर मुमकिन है। आगे चलिए। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरी है। नज़्म ज़ब्त ज़िंदगी के हर शोबे में ज़रूरी है, हर शोबे में ज़रूरी है। आगे चलिए। संयम यानी तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स कैसे आता है? आजिज़ी, तहम्मुल और खुद मुख्तारी, हिम्मत और ज़ब्त नफ्स, तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स कैसे आता है? नियमों का पालन करना, नियम यानी ज़ाब्ता, उसूल, कायदा, कानून। चलो, क्या है यहाँ पे देखो, उसूल है। नियमों का पालन करना यानी उसूलों की पाबंदी अनुशासन का भाग है, नज़्म ज़ब्त का हिस्सा है। आगे, यदि हम देश को विकसित देखना चाहते हैं, यानी अगर हम मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तो हमें नज़्म ज़ब्त अपनाना होगा। अगर हम मुल्क को कमज़ोर देखना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तरक्की पजीर नहीं, पाबंद नहीं, ये ज़्यादा सटीक है। अनुशासन अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी 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 हमें चारों ऑप्शंस देखने होते हैं जब कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कंफ्यूजन कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले ही ऑप्शन को देखें और आपका दिल मुतमईन हो जाए कि यही मेरा जवाब हो सकता है। तो या कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको छांटने की जरूरत पड़ती है। केबीसी अगर आपने देखा होगा तो वहां क्या एलिमिनेशन होता है। तो जब आपको जवाब नहीं समझ में आ रहा हो, तो क्योंकि मोर ऑप्शंस मोर कंफ्यूजन, जितना ज्यादा ऑप्शन होगा उतना कंफ्यूजन होगा, तो बेहतर है कि आप एलिमिनेट कर लीजिए। ये एक फंडा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने वक्त को बचाने का या कंफ्यूजन से बचने का, गलतियां कम करने का। अनुशासन मनुष्य को सशक्त बनाता है। सशक्त कहते हैं पावरफुल, मजबूत। नज़्म ज़ब्त इंसान को ताकतवर बनाता है। आगे चलिए, उर्दू से हिंदी तर्जुमे की तरफ आते हैं। तो पहले मुझे आपको इसकी हिंदी सिखानी पड़ेगी, उसके बाद आपको मुझे ये जुमले देने होंगे, तब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आगाज करते हैं। मखलूत तालीम। तो मखलूत तालीम के बारे में सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको हम कहते हैं सह शिक्षा। मेरी हैंडराइटिंग की तरफ आप नहीं जाएंगे, वो कभी अच्छी नहीं हुई मेरी। ठीक है। यह और बात है कि गांधी ने कहा था कि अधूरी हैंडराइटिंग कम इल्मी की निशानी है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बात से मुत्तफिक हो जाऊं। मखलूत तालीम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लड़के और लड़कियां, एक ऐसा निज़ाम है, निज़ाम कहते हैं प्रणाली को, जिसमें लड़के और लड़कियां, इसकी क्या हिंदी होगी यार? एक ही जमात, जमात कहते हैं वर्ग को, एक ही उस्ताद यानी शिक्षक, एक ही इदारा यानी संस्थान।
में साथ साथ तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करना यानी शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्राप्त करना। आज के जदीद दौर में, जदीद दौर किसको बोलते हैं? यानी आधुनिक युग। आधुनिक युग में ये निजाम यानी ये प्रणाली बहुत आम बोले तो सामान्य होती जा रही है। मखलूत तालीम के कई फायदे हैं, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। मेरा बस चले तो सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स के स्कूल हो या इदारे हों, या तो मदरसा नुमा स्कूल हो या स्कूल नुमा मदरसा हो, बट सेपरेट हो, मैं इसके हक में हूँ। मखलूत तालीम के कई फायदे हैं। फायदे बोले तो लाभ लाभ पहला फायदा है कि लड़के और लड़कियों में बाहमी एहतराम। बाहमी एहतराम का मतलब जहां तक है, बाहमी कहते हैं आपसी, परस्पर, है ना, और एहतराम कहते हैं सम्मान, और ताउन कहते हैं सहयोग को, का जज्बा, जज्बा कहते हैं भाव या भावना, जुमले के हिसाब से। इसके अलावा ये निज़ाम मुसाबकत, मुसाबकत कहते हैं यार कंपटीशन को, प्रतियोगिता को फरोग देता है, उसको बढ़ावा देता है, ठीक है? जिससे तालीम का मेयार यानी शिक्षा की गुणवत्ता या शिक्षा का स्तर, मेयार के लिए अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ की बात करें यानी लफ्जी माने की बात करें तो अस्तर ही ज्यादा बेटर होगा। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, नुकसान ही हैं, फायदे तो नहीं है। क्या बाज औकात का मतलब होता है कभी कभी। इस निजाम में यानी इस प्रणाली में तालीमी कारकर्दगी यानी शैक्षिक प्रदर्शन मुतासिर होती है यानी प्रभावित होती, खास तौर पर, खास तौर पर इट मीन्स विशेष रूप से बलोगत के दौर में। बलोगत किसको कहते हैं मालूम है? उन फवाने शबाब, आपको मालूम है कि एज अलग अलग होता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो 2 साल तक वो इन्फेंट कहलाता है, जिसको हम हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी पीरियड जो होता है। के बाद ये जो थोड़ा बड़ा होता है, अब वो जो एज ग्रुप है 13 से लेकर 19 तक का, जिसको टीन एज कहते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 13 से 19 का दौर है, जो टीन एज है, आमतौर पे यहाँ पर बच्चे बालिग हो जाते हैं। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग खित्ते में भले इसकी एज ग्रुप अलग हो, मतलब लेकिन ये जो पीरियड है टीन एज का पीरियड कहलाता है। और यहाँ जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो बलोगत तक पहुंच जाती हैं, जिसको उनफवाने शबाब कहते हैं, इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। जगह नहीं है, लिख देता मैं, मुझे हिंदी भी लिखना है, एडोलेसेंस। और स्पेलिंग अगर जाननी है तो ADOLESCENCE, और हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। के बाद फिर प्रौढ़ावस्था है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था है ना। तो ये अलग अलग एजेस हैं। जहां तक बलूगत की बात है, आप उन फवाने शबाब कहें या अगर आसान वर्ड में, सॉरी यार ये तो उर्दू ही हो गया, हिंदी जानना है, किशोरावस्था, किशोरावस्था कहेंगे इसको। इसके अलावा अगर माहौल में यानी बच्चा जब बालिग हो जाए, हाँ ठीक है को एजुकेशन रखो, लेकिन उसके बालिग होने से पहले तक, 10-11 साल का है, स्कूल चेंज कर दो। मैंने देखा है हमारे यहाँ भी एक स्कूल है, बड़ा फेमस है, क्रिश्चियंस का स्कूल है, वहाँ शायद 5वीं तक रखते हैं, लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, 6ठी से सिर्फ गर्ल्स रहती हैं वहाँ। आगे चलो। तो इसके अलावा अगर माहौल में नज्म ज़ब्त ना हो, है ना, माहौल में, माहौल बोले तो वातावरण, वातावरण
नज्म ज़ब्त ना हो, नज्म ज़ब्त फिर से ये आ गया, इसमें भी अनुशासन ना हो, तो इखलाकी मसाइल, अरे बहुत सारे मसाइल हैं, ये नैतिक समस्या पैदा हो सकते हैं, मतलब पैदा हो सकती हैं अगर, चलो बैरकफ वो जुमलों के हिसाब से होता है, हिंदी में अलग हो जाता है, उर्दू में अलग हो जाता है। मखलूत तालीम, मखलूत तालीम निज़ाम यानी सशिक्षा प्रणाली, जी, मखलूत तालीम निज़ाम या मखलूत तालीम के निज़ाम के तई, ऐसा भी हो सकता है, सशिक्षा प्रणाली के तई, है ना, के तई, तई के लिए यूज करते हैं हिंदी हिंदी में, अंतर्गत, मैं बोल भी रहा हूं, इसलिए अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो बोल तो रहा हूं ना मैं, उससे समझना है। पैदा होने वाले खदशात, खदशा कहते हैं चिंता को, के बास कहते हैं कारण को, कई वालदैन यानी माता पिता, बेटियों को आला तालीम कहते हैं हम, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं दिलाते, नतीजतन, नतीजतन परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, अगर मुझे दकियानूसी कहना है तो आप कह सकते हैं, मैं ओपन माइंडेड हूं, लेकिन एक हद तक, दुनिया की सारी चीज अपने हद में खूबसूरत होती। कल एक वीडियो देखा मैंने कि एक आज के निज़ाम की पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं बाहर, जो हायर एजुकेशन जिन्होंने हासिल किया है, शादी होती है, उसकी शादी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, ये ऐसा लोग देख रहे हैं आजकल अखबारों में, टीवी में, है ना, वो क्या बोलते हैं, अपने मोबाइल में, सोशल मीडियाज पे। तो एक देखा वीडियो कि वो अ, एक कपल था, वो आया और उसने घर की एक बूढ़ी को फेंक दिया और फिर वो चले गए, चादर, फिर उसने मतलब चादर तक से पूरी तरह ढक दिया, ताकि सांस भी ना ले, मर जाए। बैरक सुबह में कॉल गया पुलिस को, पुलिस जब वहां पे पहुंची तो उसने देखा कि बुढ़िया मर चुकी। बताओ, ये जो परवरदा थी आज के ही इस दौर की, तो स्कूल्स में हालांकि सीबीएसई आईसीएसई में मोरल साइंस बचपन से पढ़ाते हैं, सरकारी वालों को मोरल साइंस नहीं पढ़ाते, समझ में आ रहा, लेकिन ये ज्यादा बेटर होते हैं उन लोगों से अखलाक के मामले में। तो जहां तक मेरी बात है, मैं इसके फेवर में हूं, बट एक लिमिट तक, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट है, नतीजतन वो तालीम से महरूम रह जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए मखलूत तालीम, अच्छा ये जो है ना, नतीजतन के लिए हम परिणाम स्वरूप भी यूज कर सकते हैं और फल स्वरूप भी यूज कर सकते हैं, महरूम के लिए वंचित वर्ड यूज होगा, इसलिए मखलूत तालीम सशिक्षा के साथ सख्त यानी कठोर नज्म ज़ब्त, नज्म ज़ब्त का मतलब है वही अनुशासन, 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 ठीक है, अखलाकी तरबियत, जी हाँ, नैतिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, और बिना पढ़े लिखे भी, बिना मैट्रिक पास किए भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी लोग बोल लेते हैं या जबान बोल लेते हैं। इस्लामी तालीमात पर अमल करना यानी इस्लामी शिक्षा पर, तालीमात बोले तो यहाँ पे शिक्षा पर अमल करना यानी उसका पालन करना, ये पालन है, बहुत ज़रूरी है। असातिज़ा को, शिक्षकों को चाहिए कि वो क्लास में, वर्ग में एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा वातावरण बनाए, एक ऐसा वातावरण बनाए जहाँ हर तालिब इल्म यानी हर छात्र को बराबर, यानी बराबर बोले तो समान इज्जत और आज़ादी मिले। इज्जत और आज़ादी के लिए, इज्जत और आज़ादी के लिए आप यूज करेंगे सम्मान और स्वतंत्रता, लेकिन हुदूद का, सीमा का भी ख्याल रखना, ध्यान रखा जाए, रखना जरूरी है। पर याद रखें कि मखलूत तालीम निज़ाम यानी सख्त शिक्षा प्रणाली, ऊपर बता दिया है मैंने, सिर्फ, केवल या मात्र कई कामयाब इदारे,
एग्जाम सिर्फ, हाँ, बलूगत तक मुअस्सर है। मुअस्सर का मतलब है प्रभावी, यानी काम करेगा। बलूगत यानी किशोरावस्था तक, क्योंकि कुदरत के उसूलों को, कुदरत यानी प्रकृति, प्रकृति। अरे को एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? साथ में लड़के और लड़कियां हैं, दोनों जवान हो चुके हैं। क्यों कहा जाता है इस्लाम में कि लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दो? लड़कियों की नहीं, अपने बच्चों की शादी कम उम्र में कर दो, क्योंकि उसके बाद गुनाह शुरू हो जाता है। बाज़ाब्ता सर्वे किया जाता है कि शादी से पहले कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो मतलब वो क्या बोलते हैं, संबंध बना चुके हैं। अब एक बात बताओ, हरामकारी तो कई सारा सर्वे आता है, 60%, 70%, ये क्या है? कयामत की निशानी है। 60-70% शादी से पहले संबंध बना चुके हैं भाई। अब बताओ, संबंध बना चुके, इट मीन्स रिलेशन में रहे। अब ये क्यों शादियां इतनी टूट रही हैं या इतने डिवोर्सेस के केसेस आ रहे हैं? आपने देखा आज मतलब शादी हुई, वो एक बड़ा पॉपुलर अभी हुआ था एक कांड जो है राजा नाम का और सोनम का, है ना? राजा सोनम वाला कांड आपने देखा। तो पहले से अफेयर्स रहते हैं। ये सब शिक्षा का जो है, या फिर ग्लोबलाइजेशन का, और तो लड़कों लड़कियों का साथ काम करना, लड़कों लड़कियों का साथ पढ़ना। क्रिश्चियनिटी के मैक्सिमम स्कूल्स में मैंने देखा एक चीज बड़ी अच्छी, कि वहां अलग निज़ाम होता है लड़कों का लड़कियों का। बॉयज स्कूल एंड गर्ल्स स्कूल, इसका निज़ाम बहुत अच्छा है, मैं इसके फेवर में हूँ। तो साथ में पढ़ेगा, देखेगा, नैन मटक्का करेगा, है ना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद उसके एक दूसरे के तई जो है वो अट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद रिलेशन होगा। अब उसकी भी शादी हुई, उसकी भी शादी हुई, दोनों की जिन दो जगहों पे शादी हुई, वो दोनों परिवार, दोनों फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। इसलिए मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। पैराग्राफ हाँ, क्या है? क्योंकि कुदरत के उसूलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे हिस्से का सबसे जो पसंदीदा लाइन है मेरी, जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, वो यही है, कुदरत के उसूलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब यहीं पे सारी चीजें छुपी हैं। प्रकृति के नियमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नियमों को नजरअंदाज यानी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैसे भी आज मुल्क में, यानी देश में, मुल्क में बोले तो देश में कई कामयाब इदारे ऐसे हैं, कामयाब बोले तो सफल, और इदारे बोले तो संस्थान ऐसे हैं जहां मखलूत तालीम राइज नहीं है। जी हां, प्रचलित नहीं है। राइज बोले तो प्रचलित नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सशिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लड़के और लड़कियां एक ही वर्ग, एक ही शिक्षक और एक ही संस्थान में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज के आधुनिक युग में यह प्रणाली, यह शिक्षा प्रणाली बहुत सामान्य होती जा रही है। विश्व के कई विकसित विकसित तरक्की याफ्ता, फिर यहां पे था, कई विकसित देशों में यह प्रणाली वर्षों से प्रचलित है। सशिक्षा के कई लाभ हैं। पहला लाभ है कि लड़के और लड़कियों में परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना पैदा होती है। इसके अलावा यह प्रणाली प्रतियोगिता को बढ़ावा देती है, जिससे शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। आगे चलिए। परंतु इसके कुछ नुकसान भी हैं। कभी कभी यदा कदा इस प्रणाली में शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावी होता है, विशेषतः किशोरावस्था के दौर में। इसके अलावा यदि वातावरण में अनुशासन ना हो तो नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पैदा बोले तो उत्पन्न हो सकती हैं। सशिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले चिंता के कारण कई माता पिता बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिलाते, फलस्वरूप वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए सशिक्षा के साथ कठोर अनुशासन, नैतिक प्रशिक्षण और इस्लामी शिक्षा पर का पालन करना बहुत आवश्यक है। शिक्षकों को चाहिए कि वो वर्ग में ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर छात्र को समान रूप से सम्मान एवं स्वतंत्रता मिले, परंतु सीमाओं का भी ध्यान रखा जाए। पर
याद रखें कि शिक्षा प्रणाली केवल किशोरावस्था तक प्रभावी है, क्योंकि मतलब किशोरावस्था की एज तक, वहां तक पहुंचने तक, क्योंकि प्रकृति के नियमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैसे भी आज विश्व में कई कामयाब संस्थान ऐसे हैं, कई सफल संस्थान ऐसे हैं जहां सह शिक्षा प्रचलन में नहीं है, जहां सह शिक्षा प्रचलित नहीं है। हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं and they are on cap sheet, they are top institutions, but they are not providing co-education. वहां अलग अलग मतलब बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे हैं जो अलग अलग तालीम दे रहे हैं। मखलूत तालीम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लड़के और लड़कियां एक ही जमात में पढ़ते हैं। सशिक्षा एक ऐसी मिश्रित शिक्षा में, अच्छा मिश्रित शिक्षा कह सकते हैं, बट सशिक्षा इज मच एप्रोप्रिएट। सशिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्र और छात्राएं एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक ऐसा मार्ग है, नहीं मार्ग नहीं होगा, प्रणाली। आगे चलिए। आज के जदीद दौर में, आज के आधुनिक युग में, इसी को डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लो ना, फिर इसमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आज के आधुनिक युग में यह प्रणाली, यह शिक्षा प्रणाली सामान्य होती जा रही है, समाप्त होती जा रही, कठिन होती जा रही, सामान्य हो रही। अच्छा, सामान्य हो रही यहां भी है। आज के आधुनिक युग में यह शिक्षा प्रणाली सामान्य हो रही है। अच्छा, सामान्य नहीं है ये, तो ये जवाब होगा। आगे चलिए। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में यह निज़ाम बरसों से राइज है। विश्व के कई विकसित देशों में यह प्रणाली वर्षों से प्रचलित है। विश्व के कई विकासशील नहीं, विकसित देशों में यह प्रणाली वर्षों से प्रचलित है। मखलूत तालीम के कई फायदे हैं, सहशिक्षा के कई लाभ हैं। आगे नेक्स्ट। मखलूत तालीम एतमाद और बाहमी एहतराम को फरोग देता है। एतमाद मतलब विश्वास और परस्पर सम्मान, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है शिक्षा। आगे चलिए नेक्स्ट है। ये निज़ाम मुसाबकत को फरोग देता है। ये निज़ाम मुसाबकत को फरोग देता है। यह प्रणाली मुसाबकत बोले तो प्रतियोगिता को यह प्रणाली प्रतियोगिता को बढ़ावा देती। इस निज़ाम से तालीम का मेयार बेहतर होता है। इस प्रणाली से शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। बेकार होता नहीं, कठिन होता नहीं, गिरता नहीं, बेहतर होता है। आगे चलो नेक्स्ट है। कभी कभी यदा कदा तालीमी कारकर्दगी मुतासिर होती है, शैक्षिक प्रदर्शन शून्य हो जाता नहीं, प्रभावित होता है, मुतासिर। हाँ, खासतौर पर बलोगत के दौर में, विशेष रूप से शैशवावस्था नहीं, शैशवावस्था यही इन्फेंसी को कहते हैं, ठीक है, वो जो बच्चा 2 साल तक का होता है, 0 to 2 years। आगे है प्रौढ़ावस्था, वो जो यूथ एज होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। किशोरावस्था ये एडोलेसेंस को कहते हैं, वो जो आपने सुना होगा, बलोगत। आगे चलो। विशेष रूप से वृद्धावस्था के दौर में, ये कहते हैं ओल्ड एज को, तो ये किशोरावस्था होगा। आगे चलिए नेक्स्ट। अवाइले जवानी जिसको कहते हैं, या उन फवाने शबाब जिसको कहते हैं, वो है किशोरावस्था। अगर नज़्मो ज़ब्त ना हो तो अखलाकी मसाइल पैदा हो सकते हैं। यदि अनुशासन ना हो तो नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि अगर अनुशासन, नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, भाई नैतिक समस्याएं होगा। ये नैतिक समस्याएं अखलाकी मसाइल, सामाजिक समस्याएं माशरती मसाइल या समाजी मसाइल, राजनीतिक समस्याएं सियासी मसाइल, बौद्धिक समस्याएं फिक्री मसाइल। आगे चलिए नेक्स्ट। कुछ वालिदैन बेटियों को आला तालीम नहीं दिलाते। कुछ माता पिता बेटियों को औपचारिक शिक्षा नहीं, अब फिर देखो यहाँ पर औपचारिक कहते हैं उसको जो रस्मी हो, फॉर्मल हो, व्यावसायिक जो प्रोफेशनल हो, पेशेवर हो, तकनीकी जो तकनीकी हो, उर्दू में भी वही होता है, इंग्लिश में टेक्निकल, उच्च शिक्षा, उर्दू में आला तालीम, इंग्लिश में हायर एजुकेशन। कुछ माता पिता बेटियों को औपचारिक नहीं, यहाँ पर उच्च शिक्षा होगा, आला तालीम, वो तालीम से महरूम रह जाती हैं, चिंतित रह जाती हैं, उदासीन रह जाती हैं, उदास रह जाती हैं, वंचित रह जाती हैं, तो वंचित होगा।
आगे चलिए, सख्त नज्म व ज़ब्त यानी कठोर अनुशासन और नैतिक प्रशिक्षण। कठोर अनुशासन और नैतिक प्रशिक्षण ज़रूरी नहीं है, नहीं ज़रूरी है। कठिन अनुशासन तो नहीं होगा, कठोर अनुशासन और नैतिक प्रशिक्षण ज़रूरी है। बेतरतीबी, बेतरतीबी यानी वो अव्यवस्था, ज़हनी दबाव यानी मानसिक दबाव और चिंता का कारण बनती। अव्यवस्था मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनती। तलबा के लिए नज़्म ज़ब्त बहुत ज़रूरी है, छात्रों के लिए अनुशासन, सहनशीलता, ये टॉलरेंस हो गया, है ना, रवादारी, इंडोरेंस जिसको कहते हैं, इंडोरेंस संयम, है ना, सहनशीलता टॉलरेंस, अनुशासन डिसिप्लिन। अब तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अनुशासन होगा। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए। 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए और इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 3 उर्दू ग्रामर, जिसमें मैं वाहिद जमा 50 कराऊंगा, और पार्ट 4 में जनरल नॉलेज, और इसमें होगा भारत में प्रथम यानी फर्स्ट इन इंडिया। आपको मैं इसको भी 3 हिस्से में पढ़ाऊंगा। जैसे हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम मेल में बताइए, पुरुष में। फिर मैं पूछूंगा, बताऊंगा कि हिंदुस्तान की पहली वजीर आजम, अब ये फीमेल में हो जाएगा। और फिर चीज़ों में, जैसे सबसे किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे या किसी अचीवमेंट की बात करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे ऊंचा बांध बताओ, यहाँ पे डैम बताओ कोई, इसके बारे में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, या कोई फीट्स जो अचीव किया हिंदुस्तान ने। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए, इसके बारे में जो भी फर्स्ट होगा वो पढ़ेंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या कोई अचीवमेंट हो, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में अव्वल है। ये तीसरा और चौथा वाला जो पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर बनता है। मैं अपना 100% देता हूँ आपके इस लेक्चर में, और इतना दिल से पढ़ाने का की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़बान सीखना ये मेरा पैशन है, और उसको सिखाना भी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे कोर्स से तो प्ले स्टोर पर जाएं, ओके इंग्लिश अकेडमी नाम से ऐप होगा, उसको इंस्टॉल करें और इस कोर्स से जुड़ जाएं, सहायक उर्दू अनुवादक वाले कोर्स। कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऐप पर पेमेंट कर पाने में दिक्कत होती है तो आप हमारी टीम से बात करके स्कैनर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और आपके जानने वालों में अगर कोई बच्चा 11th में है, 12th में है, या जो स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो उनको भी आप हमारे कोर्सेज के बारे में बताएं। सबके लिए कोर्सेज हैं हमारे पास, 11th के लिए भी, इंग्लिश के लिए, 12th इंग्लिश के लिए भी, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, और आपके, और 11th 12th का हम लोग आर्ट्स भी पढ़वाते हैं, है ना, 10th की क्लासेस भी होती हैं। तो इसके बारे में अपने आप जूनियर्स को ज़रूर बताएं, या अपने जानने वालों को ज़रूर बताएं। यह आपका चैनल है। ओके ग्रुप का जितना भी चैनल आप देखें, चाहे ओके इंग्लिश अकेडमी हो, ओके ऑनलाइन अकेडमी हो, ओके आर्ट्स अकेडमी हो, ओके साइंस अकेडमी हो, ओके उर्दू अकेडमी हो, ये सब मेरा ही चैनल है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे, विश यू ऑल द बेस्ट, फी अमानिल्लाह।